साथियों, आज 26 तारीख है। आज पूरे देश में किसानों के आह्वान पर काले झंडे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ दिखाए जा रहे हैं। किसानों के समर्थन में हमने भी अपने वीडियो का बैकग्राउंड को काला किया है। आज साथियों, आपसे भी अपील करूंगा मैं, यदि आपने आज काला झंडे दिखाने का कार्यक्रम नहीं किया हो तो आज का पूरा दिन है। आज अपने घरों से जिस परिस्थिति में आप हों, इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ काले झंडे जरूर दिखाएं और इन काले झंडों का वीडियो बना करके, फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे जरूर डालें। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज इतिहास में सरकार की जो काली करतूतें हैं उसके खिलाफ देश का किसान, मजदूर, व्यापारी, खेत मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान, सारे लोग देश के अंदर इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ काला झंडा दिखा रहे हैं। और इस काला झंडे का आह्वान हमारे देश के किसान संगठनों ने किया है। किसान संगठनों को हम सैल्यूट करते हैं। किसान के आंदोलन का आज 6 महीना पूरा हो रहा है। इस सरकार की हठधर्मता देखिए। हम अपने घर से कभी 2 दिन 4 दिन बाहर रहना मुश्किल होता है। हमारा देश का अन्नदाता 6 महीने से दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर अपना जीवन गुजार रहा है। लाखों की संख्या में किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि सरकार उनका बात सुनेगा। सरकार ने जो ये गलत नीति बनाई है, सरकार ने जो ये काले कानून बनाए हैं, इसको वापस करेगा। मगर इस सरकार की हठधर्मता देखिए। ये सरकार ढेरों षड्यंत्र करने को तैयार है, मगर देश के अन्नदाता की, देश के किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूं साथियों, इस किसान आंदोलन में लगभग 550 किसान संगठन शामिल हैं। पूरे देश के किसान संगठनों का समर्थन इस किसान आंदोलन को है। इसलिए इस आंदोलन के आह्वान पे पूरे देश में कार्रवाइयां होती हैं। फिर भी ये सरकार देश के किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस बात को हमको समझना है साथियों। ये सरकार अंधे रूप में देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के सामने सरेंडर हो गई है। ये सरकार पूरी तरीके से देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए खेती का सेक्टर खोल करके हमारे देश की खेती देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के हवाले करना चाहती है। हमारे देश की खेती के ऊपर देसी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाहती है। ये सरकार की मंशा है और सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। वैसे ये आरएसएस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस सरकार में हैं, इनका झूठ बोलने का चरित्र है। झूठ बोलने की कला में ये माहिर हैं और झूठ बोलने में इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ये गोलवक्स, हिटलर का एक प्रचार मंत्री था गोलवक्स, वो कहता है किसी झूठी बात को 100 बार बोलो तो वो बात सच हो जाती है। झूठी बात को इतने ताकतवर तरीके से बोलो कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, लोग उसको सच समझें। इस तरीके के सोच के लोग इस सरकार में मंत्री है। इसलिए देश की जनता को सतर्क होने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो किसानों की नीतियां हैं, ये नीतियां यूरोप के देशों में, अमेरिका जैसे देश में लागू हो चुकी हैं, कई सालों से लागू हैं। और अमेरिका जैसे देश के खेती की हालत हम आज देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर जो हमको समझने की ज़रूरत है, छोटा किसान खत्म हो गया, छोटा किसान मजदूर बन गया। वहाँ पे 200 एकड़ 300 एकड़ से नीचे का किसान नहीं है। और वो किसान नहीं है, वो कंपनी है। 500 एकड़, 1000 एकड़, 10,000 एकड़, 10 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर चौड़ा, इतने बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, इतने बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। और ये फार्म हाउस देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के। इन सारी कंपनियों ने धीरे धीरे करके किसानों से सारी जमीन को छुड़ा लिया है, सारी जमीन को हथिया लिया है, अपने कब्जे में ले लिया। ये अमेरिका में हो चुका है। इसी बात को ये नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश में करना चाहती है।
जिसको किसान नहीं करने देंगे। दूसरा साथ ये समझना है कि वहाँ के किसान जो है, किसान करने वाले लोग आज की तारीख में 2 से 3% है। जो कुल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में खेती करने वाले लोग 2 से 3% है। बाकी का 97% जनता मजदूर बन गया, कर्मचारी बन गया, और ये मजदूर बन करके कंपनियों में काम कर रहे, शहरों में काम कर रहे, नौकरी का काम कर रहे। ये परिस्थिति इन नीतियों ने अमेरिका में बना दी है। हमारे देश की कल्पना करो, हमारे देश की आज की तारीख में 86% जो किसान हैं वो 86% किसान 5 एकड़ तक के हैं, जो अपने जीवन का गुजारा उसी खेती में करते हैं, उसी में रोजी रोटी रोजगार उनका जो भी हो खेती है, उसी में अपने बच्चे पालते हैं। यदि ये 86% लोगों की खेती छुड़ा ली जाए, उनसे छीन ली जाए, तो देश की कितनी बड़ी पॉपुलेशन मजदूर बनने को मजबूर होगी और शहरों में कम से कम दाम में काम करने को मजबूर होगी। ये तस्वीर किसान देख रहा है। वो किसान है देख रहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी, उसके हाथ में ज़मीन का टुकड़ा नहीं होगा, वो दूसरे का गुलाम होगा, मजदूरी करने को मजबूर होगा। ये देख करके किसान संघर्ष कर रहे हैं। तो अमेरिका में ये हो चुका है। ये सरकार है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र सिंह तोमर किसको मूर्ख बना रहे? देश की जनता को मूर्ख बना रहे। देश की जनता, देश का किसान आज की तारीख में सब बात को समझता है। देश की जो सिख कम्युनिटी है, जो इस पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, इनको हम सैल्यूट करते हैं। देश की सिख कम्युनिटी पूरे दुनिया के हर देश में है और वहाँ पर अच्छे तरीके से सब चीज़ को समझते हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है। इसलिए ये किसानों का आंदोलन पंजाब से उठ खड़ा हुआ। पंजाब के लोगों को दुनिया के देशों की इस दुर्दशा का अच्छी तरीके से अनुभव है, अच्छी तरीके से जानकारी है। वो उस खतरे को समझते हैं। हमारे देश में इस खतरे को नहीं आने देना है, इसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। उसके बाद से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और फिर संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ गया है। इसलिए साथियों, इस परिस्थिति को हमको समझना है। देश की किसानी को देसी विदेशी पूंजीपतियों को कब्जा कराने के लिए इस नरेंद्र मोदी की सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, पागल होकर के काम कर रही है। और इस पागल हाथी को रोकने का काम इन किसानों ने किया। इन किसानों को हम सैल्यूट करते हैं। इन्होंने जब व्यापारियों का 100% FDI खोला, फुटकर व्यापार में देसी विदेशी कंपनियां लेके आए, उस समय व्यापारियों ने संघर्ष किया, मगर व्यापारी ताकतवर रूप से संघर्ष करने में सफल नहीं हुए। व्यापारी उस ताकत के साथ इस नीति के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने में सफल नहीं हुए। व्यापारियों की मानसिक कमजोरी क्या थी कि बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ व्यापारी जुड़े हुए हैं। इस कमजोरी के कारण से व्यापारियों का आंदोलन विफल हो गया। उसके बाद से इन्होंने मजदूर जो पूंजीपतियों का सेक्टर है उसको खोला, श्रम कानून 2014 से खत्म किए, बहुत सारे कानूनों को इन्होंने रद्द किया। उसके बाद से 2014 के बाद से निरंतर श्रमिकों की नौकरियों को खत्म किया। आज की तारीख में कारखानों के अंदर या हमारी सरकारों के अंदर मुश्किल से 5% स्थायी मजदूर बचे हैं। फिर भी मजदूर मेहनतकश वर्ग इस अहम सवाल के खिलाफ ताकतवर आंदोलन खड़ा नहीं कर सका, ताकतवर तरीके से देश के सिस्टम को जाम नहीं कर सका। लाखों लाख मजदूर सड़क पर, करोड़ों लोग नहीं उतर सके। मगर साथियों, किसानी के सेक्टर में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और जब किसानी के सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनियों को खोलने का कानून आए, किसान मैदान में आ गए और किसानों ने इस पागल हाथी को रोकने का काम किया, उसको ललकारा कि ये नीतियां नहीं चलेंगी देश के अंदर। देसी विदेशी कॉर्पोरेटियों की
परस्त की नीतियां हमारे देश में लागू नहीं होने देंगे। किसानों ने इस सरकार को ललकारा, किसानों ने नरेंद्र मोदी को ललकारा। जो नरेंद्र मोदी की सरकार कहती थी कि हम जो कह देते हैं वो हम कर देते हैं, और उस नरेंद्र मोदी की सरकार को, उस नरेंद्र मोदी के कैबिनेट को देश के किसानों ने ललकारा। 6 महीने से लड़ रहे हैं। इसलिए हमको समझना है साथियों कि यह संघर्ष अकेला किसानों का नहीं है। किसान इस मोर्चे पे डटा हुआ है, किसान इस सरकार में की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है, किसान इस सरकार को ललकार रहा है। मगर ये अकेली लड़ाई किसान की नहीं है। ये बात हमको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है साथियों। ये किसान देश के मजदूर, देश के मेहनतकश वर्ग, देश के कर्मचारी, देश के छात्र, देश के नौजवान, देश की महिला, देश के मजदूर, देश के व्यापारी, खासतौर से फुटकर व्यापारी, इन सब का लड़ाई है, सबका संघर्ष है जो किसान लड़ रहा है। इस बात को हमको समझना है। इसलिए आज के इस आंदोलन में नीतिगत तरीके से सारे नौजवानों को, व्यापारियों को और व्यापारियों के बेटों को, देश के सारे किसानों को और किसानों को बेटों को, देश के सारे मजदूर कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, देश के मजदूर कर्मचारियों के बेटों की जिम्मेदारी है कि इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों का समर्थन करें। आज जो काले झंडे का आह्वान दिया गया है, इस काले झंडे दिखाएं और इसके आगे भी ये आंदोलन का जो भी कॉल आए उस कॉल को समर्थन करना है। इस सरकार के को मजबूर करना है, सरकार की गलत नीतियों को से सरकार को हटने के लिए मजबूर करना है। ये पागल हाथी की तरह जो हमारे देश में एक तरफा देश के सारे संसाधन को बेच रही, हर चीज का निजीकरण कर रही, देशी विदेशी पूंजीपतियों का हर सेक्टर पे कब्जा करवा रही, हमारे देश के जो आर्थिक संसाधन थे उनको बर्बाद कर रही। बीएसएनएल सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस कंपनी को बेचना होता है, जिस कंपनी उसको बर्बाद करते हैं और फिर बड़ा एक पूंजीपति को सेक्टर में लाते हैं। इसी तरीके से सरकारी कंपनियों में सारा मिसमैनेजमेंट करके, उनको बजट नहीं दे करके, उनके अंदर भ्रष्टाचार पैदा करके सारे सरकारी सेक्टर को बर्बाद कर रहे हैं। ये सोचा समझा षड्यंत्र है जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी देश के खिलाफ कर रहा है। हमारी देश की संपत्ति जो हमने 70 साल में पैदा की थी, उसको इस तरीके से षड्यंत्र करके, साजिश करके देशी विदेशी पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव बेचने का काम कर रहा है। तो ये हमको समझना है साथियों, इस पूरी नीति के खिलाफ हमको लड़ना है। ये नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का गलत नीति है, जिस नीति के खिलाफ हमको लड़ना है। इस पागल हाथी को हमको रोकना है। जो पागल हाथी पागल होकर के कुछ भी उखाड़ के फेंक रहा है, इस पागल हाथी को हमको रोकना है। और इस पागल हाथी को रोकने के लिए किसान आगे की कतार में भाला लेकर के खड़ा है। इस भाला से डरा रहा है, वो भाला लेकर के खड़ा है कि तू आगे आया, हमने तेरे को भाला मारा। इस तरीके से इस पागल हाथी को डरा रहा है, किसान डरा रहा है। हमको इस किसान के पीछे खड़ा होना है। इस किसान ने यह भी कहा है सरकार को, यदि आप इस नीतियों को नहीं बदलोगे तो हम आपकी सरकार को बदल देंगे। पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए, किसानों ने आह्वान किया, किसान पश्चिम बंगाल गए थे, किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जितने भी साजिश षड्यंत्र करे थे, इतने साजिश षड्यंत्र करके, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके, सब तरीके का धर्म का इस्तेमाल करके, राम का इस्तेमाल करके, शिव भगवान का इस्तेमाल करके, जितना भी कुछ भी हो सब करने के बाद भी जनता ने इनको हरा दिया। आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में भी हराया। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से तो नामो निशान खत्म हो गया। इसको मान के चलिए आप, आने वाले देश से भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये किसान ने चुनौती दे दी है।
इस किसान की आवाज में हमको भी आवाज में लाना, किसान की आवाज में देश की जनता को आवाज में लाना। और किसान जो आवाज दे रहा है कि यदि ये सरकार इस नीतियों से वापस नहीं आती तो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और केंद्र में ऐसी सरकार बनाने को मजबूर करेंगे जो इस नीतियों को अमल में नहीं लाएगी। जो भी सरकार इस देश में बनेगी, इन देशी विदेशी कॉर्पोरेट परस्त नीतियों को देश में लागू करेगी, वो सरकार किसी भी पार्टी की होगी, उसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये किसानों ने आह्वान किया है। इस आह्वान के साथ हमको भी खड़ा होना है कि कोई सी भी सरकार हो, उसके दिमाग में साफ हो कि वो किसानों के विरुद्ध, मजदूरों के विरुद्ध और व्यापारियों के विरुद्ध देशी विदेशी कंपनियों के रास्ते खोलने का काम नहीं करेगी। कोई सी भी सरकार बने वो श्रम कानूनों को खत्म नहीं करेगी। जो ये श्रम कानून खत्म करने की इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोशिश की है, इसको रिवर्स कराएंगे, इसको रिवर्स कराएंगे। जो फिक्स टाइम का कानून लेके आ रहे हैं, इसको खत्म कराएंगे। परमानेंट नौकरी का कानून वापस लेके आएंगे। काम के 8 घंटे ही होंगे, 12 घंटे का कानून रद्द करना पड़ेगा इस सरकार को। जो लगाओ भगाओ के नीति लेके आए, इसको खत्म करना पड़ेगा। न्यूनतम वेतन कम से कम 24,000 महीना हो, इससे कम में घर का गुजारा नहीं होगा। नौजवान बच्चों को स्थायी रोजगार मिले, परमानेंट नौकरी मिले, उनका वेतन 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 महीना हो। ये नीतियों को बनवाना है, इस तरफ हमको आगे बढ़ना है साथियों। ये जो सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों के पैरों में गिर गई है और हम समझ नहीं पाए, हमारी देश की जनता आरएसएस को समझ नहीं पाई। आरएसएस शुरू से ही देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लिए काम कर रहा है। राजाओं के काल में, मनुस्मृति के समय में आरएसएस ने राजाओं के हित के लिए काम किया, आम जनता का शोषण किया, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको गुलाम बनाए रखा। इनका चरित्र शुरू से जनता के साथ नहीं है। इनका चरित्र हमेशा जो राज सत्ता के लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, जिसके पास सत्ता है, धन है, दौलत है, उसके साथ है। इसलिए इसके चरित्र को हम समझ नहीं पाए। ये झूठ बोलते आए, इस झूठ को हम सच मानते आए, मगर आज साथियों इनका झूठ उजागर हो गया है। आज इनका चेहरा देश के सामने आ गया है। आज इनका झूठ देश के सामने आ गया है। धर्म के नाम पे इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया। धर्म के नाम पे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया। बहुत सारे झूठे वादे किए, 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, पता नहीं क्या क्या झूठे वादे किए। उसके बाद से देश की जनता ने इनके ऊपर विश्वास कर लिया। आज हमको 7 साल बाद आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ये सरकार आम जनता के पक्ष की सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये आरएसएस देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के पीछे लगे हुए हैं। ये देश की साम्राज्यवादी ताकत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये हिटलर की फांसीवादी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये देश के अंदर असमानता वाली जो नीति है उसको मानने वाले लोग हैं। आरएसएस की तो खुल के राजनीति है कि हम देश के अंदर असमानता को नहीं मिटाना चाहते, हम केवल सामंजस्य चाहते हैं। हम इस असमानता को नहीं मिटाना चाहते, हम पूंजीपतियों का राज चाहते हैं, देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा चाहते हैं और देशी विदेशी पूंजीपतियों का और देश की जनता का सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। उसमें वो समझाते कि सामंजस्य आर्थिक आधार पे नहीं, हम आपको धर्म के नाम पर ये समझाएंगे कि आपको धन दौलत के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको धर्म के साथ जुड़ करके मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करना है। आपको ये भौतिक चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। भौतिक सुख सुविधाएं तो ये फालतू हैं, ये धन दौलत इकट्ठा करना व्यर्थ है। हमको भक्ति करना है, भगवान की भक्ति करके हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना है। धर्म के नाम से मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे और पूंजीपतियों को, देशी विदेशी कंपनियों को हमारे देश के संसाधनों पर कब्जा कराएंगे। हम इस बात को समझ ना सके, इसके लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं।
आरएसएस ने भी धर्म का दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी धर्म का दुरुपयोग किया, इसके पहले भी धर्म का दुरुपयोग इन ताकतों ने किया है जो धर्म के नाम पर आजाद सत्ता कायम करना चाहते हैं। इनके चरित्र को समझने की जरूरत है देश को। और आज खुशी की बात है कि जो एक किसानों का संघर्ष चल रहा है, ये किसानों का संघर्ष, ये जो साम्राज्यवादी, जो पूंजीवादी एक हाथी है, इसको रोकने के तरफ आगे बढ़ गया है। देश की जनता इनके पीछे खड़ी हुई है। इसका अर्थ यह साथियों कि इन नीतियों को जब हम खात्मा करेंगे, इस हाथी को जब रोकेंगे, पीछे करेंगे, पीछे हटाएंगे, तो उसके बाद आम जनता का रास्ता खुलेगा। आम जनता का जो राज है, मजदूर, कर्मचारी, मेहनतकश वर्ग, मजदूर, किसान, आम जनता का जो राज है, आम जनता की नीतियों के पक्ष का जो राज है, जिसको हम समाजवादी राज व्यवस्था कहते हैं, समाज का राज, समाजवादी क्रांति, जो समाजवाद का राज है, समाज के पक्ष की नीतियों का राज है, उसका आने का रास्ता खुलेगा। और हमको अच्छी तरीके से समझना है आज भी कि हमको इस पूंजीवादी और साम्राज्यवादी हाथी को हम पीछे कर रहे हैं। इसलिए हमको पूंजीवादी और साम्राज्यवादी नीतियां लेकर के, अगर हमारे सामने आज भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, कल को कांग्रेस भी आती है, क्योंकि कांग्रेस भी इन नीतियों का समर्थक है, तो हमको ध्यान रखना है कि उस कांग्रेस को भी हमको पीछे फेंकना है। मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भी इन गलत नीतियों को, जो ये नई आर्थिक नीतियां हैं, जिन नई आर्थिक नीतियों से देश पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करने का रास्ता खुलता है, कोई सी भी सरकार जो भी इन नीतियों को लेकर के आएगी, उसको हमको पीछे हटाना है, उसको हमको पीछे भगाना है, उसको हमको राजनीतिक रूप से चेतना मजबूत करनी है और उसको हमको पीछे हटाना है, उसको हमको हराना है, उसको हमको वोट के रूप में भी हराना है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि वोट हमको अब धर्म के नाम पे नहीं देना है, वोट हमको नीति के नाम पे देना है। इस बात को समझना है, जो इन नीतियों को लेके आएगा उसको वोट नहीं करना है। कोई सी भी पार्टी हो जो इन नीतियों के खिलाफ है, जो ये कहेगी ये नीतियों को हम नहीं लाएंगे, समाज की नीतियां लाएंगे, समाजवाद की नीतियां लाएंगे, उन लोगों को सपोर्ट करना है, उन राजनीतिक ताकतों को सपोर्ट करना है। ये भी ध्यान रखना है। हमको खाली ये नहीं समझना है कि हमने इनको बीजेपी को पीछे कर दिया, एक नीति को, इसने कानून को बदल दिया, हम उतने में खुश हो जाएंगे। उतने में खुश नहीं होना है, उतने से लड़ाई खत्म नहीं होगी। अगर हम इतना समझ रखेंगे तो हम धोखे में हैं, हमारे साथ धोखा हो जाएगा यदि हम इतने में पीछे हट जाएंगे। तो हमको इसको पूरे पैकेज को समझना है और इस पूरे पैकेज को पीछे धक्काना है, धक्का मारना है, पूरे पैकेज को धक्का मारना है और उसकी जगह एक दूसरा पैकेज है उसको लेके आना है। इस बात को देश की जनता को समझना है, देश के नौजवान को समझना है। यदि बात हमारी समझ में आ जाएगी तो हम बच जाएंगे, हमारी जिंदगी बच जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ी बच जाएगी, हमारी आने वाली नस्लें बच जाएंगी। यदि आज हम ये लड़ाई हार गए साथियों, यदि हम इस बात को नहीं समझ पाए और देशी विदेशी कंपनियों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं कितनी सालें गुलामी झेलेंगी। पता नहीं कब इन कंपनियों के खिलाफ हम लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे देश पे कब्जा करने के बाद राज सत्ता पे कब्जा होगा, सेना पर इनका कब्जा होगा, पुलिस पर इनका कब्जा होगा, कोर्ट पर इनका कब्जा होगा, सब जगह इनका कब्जा होगा। जैसे आज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था का बदले की भावना में दुरुपयोग कर रहे हैं। वो चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो यहाँ तक कि कोर्टों के अंदर भी हालत खराब हो गया। सीबीआई का हालत देख लो। राम मंदिर का जो अयोध्या का फैसला आया, सीबीआई ने कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाए और सारे लोग बरी हो गए। तो पेश नहीं कर पाए नहीं है, उनको पेश करने नहीं दिया। ये समझना है हमको, नहीं तो ये सारे नेता जेल में होते। मगर सीबीआई को इस सरकार ने
इन नेताओं के खिलाफ जो सबूत पेश करने थे वो सबूत पेश नहीं करने दिए, इसलिए सब बरी हो गए। इस तरीके का षड्यंत्र, ये पूंजीवादी ताकत, पूंजीवादी राजसत्ता सब जगह कब्जा करेगी, इसलिए हमको सतर्क रहना है और सतर्क रहने के बाद से संघर्ष को आगे बढ़ाना है। तो आज साथियों मैंने बड़ी लंबे विस्तार में बातें रखी है। वापस किसान आंदोलन पे आता हूं। किसानों की मांगें बिल्कुल जायज हैं। किसान जिस नीति की मांग कर रहे हैं, इस नीति को, सरकार को इस नीति से पीछे हटना है। ये तीनों काले कानून वापस लेना है। किसी भी रूप में किसानी के सेक्टर में देसी विदेशी कंपनियों का प्रवेश नहीं होगा। इस मांग के साथ हमको इस आंदोलन को सफल बनाना है। इसी तरीके से जो चार काली शैतान लेकर के आ रही है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, इस चार काली शैतानों को भी पीछे हटाने के लिए हमको इसको सरकार को मजबूर करना है। श्रम कानून जो खत्म किए हैं उनको रिवर्स बनाने के लिए मजबूर करना है। ये सरकार तो नहीं बनाएगी, मगर ये संघर्ष आगे लंबा चलेगा। नौजवान, छात्र, मजदूर, कर्मचारी जैसे ही मैदान में आएंगे तो इससे भी पीछे हटाएंगे। और आज व्यापारियों को सतर्क होना है। ये जो फुटकर व्यापार में 100% FDI लेके आए हैं, इसको से भी पीछे हटाना है इस सरकार को। ये बड़ा लड़ाई है जिसके लिए लड़ने का जरूरत है। बाकी अंत में ये कहना चाहता हूं साथियों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार हर मोर्चे पे फेल हो गई। कोरोना काल में हमने देखा है, ये ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, ऑक्सीजन बेड नहीं दिला पाए, दवाइयां नहीं दिला पाए, इनका सारा योजना फेल है। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इस सरकार की नाकामी के वजह से बड़ी संख्या में देश की जनता की मौतें हुई हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। वैक्सीन के मामले में पूरी तरीके से फेल है। सारी योजना इनकी फेल है। वैक्सीन है नहीं है, घोषणा कुछ कर पा रहे हैं। ये वैक्सीन 100 करोड़ जनता को 200 करोड़ डोज चाहिए। ये 200 करोड़ डोज का प्रोडक्शन का योजना नहीं बना पाए कि कौन पैदा करेगा, कैसे पैदा करेगा, कितने दिन में पैदा होगा और कितने दिन में देश की जनता को लगेगा। आज भी इनका कोई नीति नहीं है। तो हमको ये समझना है, अगर ये बंगाल चुनाव में पागल नहीं होते तो देश में ये दूसरी लहर इतनी ताकतवर रूप में नहीं फैल पाती। ये इसी समय में कुंभ नहीं करवाते। कुंभ से पूरे देश से लोग गए कुंभ में। तो कुंभ में जो कोरोना फैला था उसको पूरे देश में लेके गए। इसी तरीके से बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश से गए, खासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, आपका ये मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, बहुत सारे जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र, उनसे खास तौर से बड़ी संख्या में यूथ कार्यकर्ता बंगाल चुनाव में गए थे और बंगाल से संक्रमित होकर के पूरे देश में आए। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश को झोंक दिया है, बड़ी संख्या में जो डेथें हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार हर मोर्चे पर विफल है, हर मोर्चे पर फेल है। एक ही मोर्चे पर युद्ध स्तर पर चल रही, वो देसी विदेशियों पूंजीपतियों का कब्जा करवाना। इसमें कहीं फेल नहीं है वो, इसमें कहीं विफल नहीं है वो। इसलिए हमको इसके चरित्र को समझना है सरकार के साथ ही। उन्होंने इस कोरोना काल में IDBI बैंक को बेचने का फैसला कर लिया। जब लोग मर रहे थे, वो इस सरकार को बिल्कुल होश नहीं था कि देश की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उस बीच में कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें IDBI बैंक को बेचने का फैसला कर लिया। सारे औद्योगिक संसाधनों को बेचने का फैसला कर लिया और इस कोरोना काल का मौका लेकर के इन काले कानूनों को लागू करने का काम किया। इस सरकार के नियत को समझना है। कोरोना काल में सारे श्रम कानून नष्ट कर दिए। जब देश पूरा अपने घर में कैद था, उस समय सारे श्रम कानून खत्म किए ताकि कोई जो है इस कानूनों के खिलाफ आवाज ना उठा पाए। इसी तरीके का काम जो है कृषि कानून के लिए किया। महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया। इनको बिल्कुल कान पे जू नहीं रह गए। 100 रुपये पार। मैंने कल 101 रुपये लीटर पेट्रोल डलाया। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। किराने की सब जगह में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है।
हर मोर्चे पर विफल हो गई है। इस बात को भी आज हमको अच्छी तरीके से समझने का जरूरत है साथियों। तो आप सब सहयोग करेंगे। अब मैं अपनी इस आम सभा में अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे अपील करता हूं कि अभी सुबह का वक्त है, यदि आपने काले झंडे नहीं दिखाए हैं तो इस वीडियो को सुनने के बाद भी आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे देश को बचाने के लिए, आपके बच्चों को बचाने के लिए, आपके बच्चों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, रोजी रोटी रोजगार को बचाने के लिए, देश की भारत माता को, तिरंगे वाली भारत माता को बचाने के लिए इस सरकार के काले कानूनों का और सरकार की गलत नीतियों का आज काला झंडा दिखा करके विरोध करें। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि आपने किसानों की बात को नहीं माना, ये 3 काले कानून और 4 काली संहिताओं को रद्द नहीं किया, तो आने वाले दिनों में भीषण आंदोलन होगा, बड़े से बड़ा आंदोलन होगा। और जैसा किसानों ने घोषणा किया है कि मोदी जी यदि आप इस कानून को नहीं बदलोगे तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान देश की जनता मिटा देगी। यह देश के मेहनतकश वर्ग का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हम चेतावनी दे रहे हैं कि सही रास्ते पर वापस आ जाइए और एक गलत नीतियों से पीछे हटिए। देश की जनता, मजदूर और किसान के पक्ष की नीतियों को लागू करिए। इसी चेतावनी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। किसानों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, देश के मेहनतकश वर्ग को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद।